नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ-साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसे एग्ज़ाम में सही कर पाएँगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक और नाम था, उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। उनके पिता का नाम गुनी था। तो कई पुस्तकों में उनका नाम गुनी पुत्र कौटिल्य भी लिखा मिला है। चाणक्य तक्षशिला के गुरु थे। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दिखने नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक संबंधों को दर्शाया गया है। और इस पुस्तक में 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरण का मतलब ये है कि इस पुस्तक में जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें 15 अध्याय हैं। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के द प्रिंस से तुलना क्यों करती हैं? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर यह है कि मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में जो बातें लिखी हैं, वैसी ही बातें कौटिल्य ने अपने शास्त्र अर्थशास्त्र में लिखी हैं। तो ये दोनों का जो कंटेंट है वो एक दूसरे से सिमिलर होने के कारण इसे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। अब मैकियावेली के बारे में थोड़ी हमें जानकारी पता होना चाहिए। तो ये मैकियावेली यूरोप का विद्वान था जिसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंस। उसी प्रकार भारत के विद्वान चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। दोनों की पुस्तकों में जो कंटेंट है उसमें सिमिलरिटी होने के कारण कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। अब इस पुस्तक में क्या कंटेंट था उसे हम देखते हैं। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एक अच्छे राजा होने के लिए 7 सिद्धांतों का कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 7 सप्तांग है क्या। तो सबसे पहला है राजा। पहला राजा होने का मतलब ये है कि राजा योग्य होना चाहिए जिससे कि वो अपने प्रशासन को बहुत अच्छी तरह से चला सके। तो पहला है राजा, राजा के बारे में बताया था। और दूसरा है आमध्य। इसका मतलब ये है कि राजा के जो मंत्री हैं वो योग्य होने चाहिए जिससे कि अपने शासन को वो बहुत अच्छी तरह से चला सकें। और अगला पॉइंट है जनपद। जनपद का मतलब ये है कि राजा के पास में एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हो, जैसे कृषि योग्य भूमि हो, अन्य कोई प्राकृतिक संसाधन वहाँ से उपलब्ध हो सके। अगला है दुर्ग या किलेबंदी। दुर्ग या किलेबंदी का मतलब ये है कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग बनवाए या फिर किलेबंदी बनवा के अपने राज्य की रक्षा करे। अगला है मित्र राज्य। मित्र राज्य का मतलब ये है कि राजा अपने पड़ोसी राजाओं के साथ में मित्रता का व्यवहार और संबंध बना के रखे। अगला है कोष। एक अच्छे राजा होने के नाते और एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए कोष यानी धन होना बहुत ही जरूरी। सातवां है दंड और न्याय। दंड और न्याय का मतलब ये है कि राजा राजा सही न्याय करे। इस प्रकार से कौटिल्य ने एक अच्छे प्रशासक के लिए सप्त सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो सही आंसर है अशोक। अशोक ने शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। हालांकि कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, लेकिन ऐसे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि ये ऐतिहासिक साक्ष्य न मिलने के कारण इन्हें बहुत कम मान्यता दी गई है, लेकिन कहानियों में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तो आपको ये याद रखना है कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और एक हमने हर्यक वंश में बिंबिसार पढ़ा था। तो बिंबिसार अलग हैं, बिंबिसार अलग हैं और बिंदुसार अलग हैं। तो आपको ये दोनों के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। उन्होंने अपना जो शासन है वो 298 बीसी से 272 बीसी तक शासन किया था। उसके बाद में 3 से 4 साल का गैप रहा था। उसके बाद में 269 में अशोक राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगला है कि मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक कितने अभिलेखों में मिलता है? तो 4 अभिलेखों में मिलता है। नाम मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलार। ये 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और जो अन्य अभिलेख हैं उनमें उसने अपना नाम
देवान प्यादशी नाम लिखवाया है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुराणों में अशोक का क्या नाम था, तो अशोक वर्धन। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाए यदि ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया? तो ये अवध का शासक था, तो इसने अर्धमगधी भाषा का उपयोग किया था। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला में बिंदुसार के समय पर विद्रोह किया गया था। तो सबसे पहले उसने, हम ये देखते हैं कि ये तक्षशिला है कहाँ। तो तक्षशिला ये सिंधु और झेलम नदी के समीप है, यानी कह सकते हैं कि आज के टाइम पर जो श्रीनगर है और सिंध प्रांत है उधर, उस समय पर इसे तक्षशिला कहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे विद्रोह हो गया, तो बिंदुसार ने अपने पहले बड़े भाई को, अशोक के बड़े भाई को भेजा था इस विद्रोह को दबाने के लिए। उसके बाद में अवंती का जो राज्यपाल था अशोक उस समय पर, तो अशोक को बुलाया और तक्षशिला में इसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो दबाने के लिए विद्रोह को भेजा अशोक को, तो अशोक ने यह विद्रोह बहुत ही आसानी से दबा दिया। उसके बाद में यह निश्चित हो गया कि अगला जो राजा अशोक बनेगा। इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यासी भी था? तो इसका सही आंसर है अशोक, जो कि मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है, ये हमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है दोस्तों, कि इसके ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश। तो इन चार में आपको बताना है कि इनमें चार में सबसे पुराना वंश कौन सा है। तो इसका आंसर है मौर्य वंश। अब हम जितने भी वंश हुए हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला वंश माना जाता है हर्यक वंश। सबसे पहला वंश हर्यक वंश, जिसका जो संस्थापक थे वो थे बिम्बिसार, यहाँ पे बिम्बिसार। और जो मौर्य वंश में हम देखते हैं तो यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है बिंदुसार। तो ये दोनों अलग अलग राजा हैं, आपको ये याद रखना है। तो इनने सबसे पहले अपने शासन की स्थापना की थी 544 बीसी में। हालांकि इसमें थोड़ा ये मैंने डेट लिखी है, इसमें कई पुस्तकों में एक साल का आगे या पीछे भी लिखा हुआ है, तो लगभग यही समय था। ठीक है। तो हर्यक वंश में पहले शासक होते हैं बिम्बिसार, उसके बाद में उसके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, उसके बाद में उदयन। इस प्रकार से तीन महत्वपूर्ण शासक होते हैं। हालांकि छोटे भी शासक होते हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो उन्हें यहाँ से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में अगला अगला जो वंश आता है वो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, और इसमें शिशुनाग और कालासुक दो महत्वपूर्ण राजा हुए थे, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। उसके बाद में आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की जाती है, और उसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है धनानंद। धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, जो कि 322 बीसी में की जाती है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में अशोक। अशोक के बाद में जो छोटे छोटे राजा आते हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। और इसका जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है वो होता है बृहद्रथ। तो आपको ये याद रखना है इतनी चीज इस क्वेश्चन के बारे में। और इसके बाद में जब मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में बहुत छोटे छोटे वंश आते हैं और बहुत छोटे छोटे क्षेत्र पर वो शासन करते हैं। जैसे शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है, सातवाहन वंश आता है और चेदी वंश आता है। इस प्रकार से भारत पर छोटे छोटे राजाओं के द्वारा शासन किया जाता है। कोई भी ऐसा राजा नहीं होता है जो कि अशोक की तरह या चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा और प्रशासन की जितनी भी शिक्षा थी वो सभी कौटिल्य के द्वारा ही दी गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए कौटिल्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इससे संबंधित कुछ तथ्यों को भी देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था, और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। विशाख दत्त की जो कृति है, यानी जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को नीची जाति का बताया गया है। हालांकि कई पुस्तकों में उन्हें क्षत्रिय वंश का भी बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में राजगद्दी पर बैठते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद में एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा था। जस्टिन एक यूरोपीय लेखक था। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विलियम जोन्स ने सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई। आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिन ने जो
मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका नाम सेंडोकॉट्स कहा, अपनी पुस्तकों में लिख दिया। तो उसके बाद में लोगों ने पढ़ा कि ये सेंडोकॉट्स है कौन, क्योंकि इसका नाम जो रियल नाम था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने लिखा था सेंडोकॉट्स। तो सेंडोकॉट्स इन लोगों को पता नहीं था, जो पढ़ रहे थे उन्हें नहीं पता था कि ये सेंडोकॉट्स है कौन। तो सबसे पहले विलियम जोन्स ने यह पता किया कि ये सेंडोकॉट्स और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यह पहचान उसने कराई थी विलियम जोन्स ने। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि विलियम जोन्स ने सेंडोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई। तो आपको उम्मीद है कि ये लाइन पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो सही आंसर है बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो इसका सही आंसर है चाणक्य ने, चाणक्य ने या कौटिल्य ने, या ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं कि इनका जो शासन है वो कितने क्षेत्र में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूर्व में बंगाल बंगाल में, ये महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये बंगाल तक फैला हुआ था। हालांकि आज के टाइम पे जो पश्चिम बंगाल है वो पहले के टाइम पे बंगाल नहीं था, अभी तो ये छोटा सा बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ये बंगाल पहले असम तक मिलता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बंगाल तक यानी पूर्व की साइड में बंगाल तक, और पश्चिम की साइड में गुजरात तक। गुजरात की ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है जो रुद्रदामन नामक एक राजा के द्वारा लिखा गया था, तो उससे ये जानकारी मिलती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान तक ऐसे कि जब सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर के पहले बारे में बताते हैं। तो ये जब सिकंदर आया था तो सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वा पूर्व में भारत पर उसने आक्रमण किया। तो आक्रमण उस समय पर किया, तो उस समय पर मगध का जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, तो चंद्रगुप्त से इसका क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। तो उस समय पर जो सेल्यूकस होता है वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को वो दहेज में देता है, जिसमें एक होता है काबुल, एक होता है कंधार, एक होता है हेरात, और एक होता है मकरान। एक बार दोबारा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 राज्य उसे दहेज में मिलते हैं। तो यहाँ तक इसका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, सांची का किस सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म का। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो सांची का स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार अग्निमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म की जो उन्हें शिक्षा ली थी वो ली थी भद्रबाहु के द्वारा। और 298 ईस्वा पूर्व वह सरवण बेल गोला में उपवास विधि यानी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके उत्तराधिकारी यानी उसके बाद में फिर शासक आते हैं बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये सरल क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और 322 बीसी में मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना होती है। और ये किस वंश के बाद में मौर्य वंश की स्थापना होती है? तो नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है पढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, क्योंकि ये हर्यक वंश का शासक है। मौर्य वंश का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनने स्थापना की थी। उसका पुत्र होता है बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में कणाद, उसके बाद में अंतिम जो शासक होता है वो होता है वृद्धरथ। तो आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन से। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, उसके पिता का नाम बिंबिसार था। आपको याद रखना है कि बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है, तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा 444 बीसी में की गई थी। उस समय इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरा या गृहब्रज थी। ठीक है, और इसी वंश को, जो हर्यक वंश है, उसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर है कुणाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, विशाखदत्त ने प्राचीन पुस्तक नाटक भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु
विषय वस्तु के बारे में ये पूछ रहा है कि विषय वस्तु क्या थी, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की सर्व विसंधियों के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीती, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में जैसे मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तक अपना शासन फैलाया था। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो इसका सही आंसर है अशोक ने। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणता की त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना की। इसका मतलब ये होता है कि अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया था, लोगों के प्रति उदार रहता था और वह लोगों की जो परेशानियां होती थी उन्हें समझता था। ठीक है, इस प्रकार से। और उन्होंने जो अशोक ने अपना कौन सा धर्म अपनाया था, तो अपना उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं मिलते, तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। अशोक के पाटलिपुत्र में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो पहले शिलालेखों से संबंधित हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले जो अभिषेक की अशोक के जो शिलालेख थे उनको 750 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। 750 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। खोजकर्ता थे फेनतेलर। और 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस के द्वारा इन शिलालेखों को पढ़ा गया था और शिलालेखों की संख्या 14 बताई गई है। ठीक है, और इसमें यह बात आपको याद रखनी है कि पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी अभिलेख या शिलालेख नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ, तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश का। तो नंद वंश का स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना महापांडव नंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद में घनानंद आता है और उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश में जो शासक होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक, कणाद और अंतिम जो शासक होते हैं वो होते हैं बृहद्रथ। आपको ये बातें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और तक्षशिला के गुरु कौन थे, तो वो तो चाणक्य। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर है इंडिका। मेगास्थनीज ने भारत में इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो पाटलिपुत्र को एक बहुत ही बड़ा प्राचीर बताया है और उसमें बताया है कि 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार बताए गए हैं। और उसमें जो महल है वो 2 मंजिला और 3 मंजिला वाले महल बताए गए हैं। और बताया गया है कि ये जो महल है राजा का महल वो कच्ची ईंटों और लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, और इसने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने भारत समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और सभासद। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, तो ये 7 भागों में विभाजित किया था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, किसने किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसका सही आंसर है विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है और एक एक बात को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक भाषा। हालांकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि, खगोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि में लिखी गई हैं। तो ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि आज के समय पर अफगानिस्तान में मिली है और खरोष्ठी लिपि पश्चिमी पाकिस्तान में मिली है। और भारत में जो भी शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। आपको ये याद रखना है। और कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा या अर्धमल्ती भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये बीपीएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 7 भागों में विभाजित किया था, जो मैंने पहले ही बताया था इंपोर्टेंट पॉइंट में। जैसे पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियों पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। उस समय पर श्रीलंका में अशोक का शासन नहीं था और अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग यानी उड़ीसा में ये सभी क्षेत्रों में उस समय पर अशोक का शासन था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को
किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो जो ये ऑप्शन दिए हैं इसके अनुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य सही है, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो उदयन ने सबसे पहले उदयन ने अपनी पहले सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र शहर किसके द्वारा बसाया गया था, तो वो उदयन के द्वारा बसाया गया था, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है, यानी किसका बना है? तो इसका सही आंसर है लकड़ी का। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है आजीविकों ने। अब ये बराबर की गुफाओं के बारे में हम थोड़ी इंपोर्टेंट जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं वो बिहार राज्य में और जहानाबाद जिले में हैं, यानी जहानाबाद से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और ये चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं और ये सबसे पुरानी गुफा मानी गई है। ये गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, जो लगभग 322 बीसी से 185 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। और कुछ अशोक के शिलालेखों को भी इन गुफाओं में देखा गया है। और यह जो गुफाएं हैं वो अशोक के द्वारा आजीविकों को रहने के लिए बनवाई गई थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, इन गुफाओं का नाम क्या है? तो नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। एक बार दोबारा, विश्व झोंपड़ी, सुदामा, चौपार और कर्ज, ये चार गुफाओं की खोज की गई है वहां पे। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया बताया? तो इसका सही आंसर है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य यानी बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है? तो इसका सही आंसर है कालसी में। अच्छा, अब कुछ अभिलेखों से संबंधित और जानकारी हम देखते हैं। जैसे रोमन देही अभिलेख लुम्बिनी में स्थित है और इसमें आर्थिक मामलों पर चर्चा की गई है, जैसे कर से संबंधित चर्चा की गई है। और टोपरा का जो अभिलेख है वो हरियाणा में स्थित है। ये यमुनानगर हरियाणा से दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसी प्रकार से मेरठ का अभिलेख यूपी में स्थित है। यूपी से दिल्ली में ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख ये दोनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाई गई थी। इसी प्रकार से प्रयाग स्तंभ जो लेक है वो कौशाम्बी में स्थित है। ये कौशाम्बी से इलाहाबाद में ये अकबर के द्वारा लाया गया था। और इसके अलावा रामपुरवा, लोरिया, अरराज और नंदनगढ़ जो अभिलेख है उस पर मोर का चित्र मिला है। और ये तीनों जो अभिलेख हैं वो बिहार के चंपारण में मिले हैं। ये इतनी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सरल आंसर है इसका अशोक ने, जो कि मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये क्वेश्चन कई बार आया है। बीपीएससी 2008 में भी आया है, एसएससी 2012 में भी आया है, यूपी एसएससी 2016 में भी आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा ये अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़े गए थे। अच्छा, अब इन अभिलेखों के बारे में थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि जैसे अशोक ने 14 अभिलेख लिखवाए थे। जो 14 अभिलेख थे वो बड़े अभिलेख थे और उनमें ये अभिलेख 8 जगहों से मिले हैं। तो पहला अभिलेख है उसमें किसके बारे में कहा गया है? तो उसमें अहिंसा के बारे में और पशु बलि की निंदा की गई है। आपको याद रखना है कि पहला अभिलेख अहिंसा और पशु बलि की निंदा। अगला है, जो दूसरा अभिलेख है उसमें मनुष्य चिकित्सा और उसके साथ साथ पशु चिकित्सा की बात की गई है। और उसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों के बारे में, जो 5 राज्य हैं चोल, चेर, पांड्य और श्रीलंका और सतपुत, ये 5 राज्यों के बारे में इसमें बोला गया है। यहाँ पे चेर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख में। अब आगे के शिलालेख जो मैंने अभी 2 बताए थे उसमें पहले ही बताया था अहिंसा और पशु बलि की निंदा। दूसरा मैंने बताया था कि मनुष्य चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा की बात कही गई है। और दक्षिण भारत के 5 राज्यों के बारे में बात की गई है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, श्रीलंका
और सतपुत्र। यह 5 राज्यों के बारे में बात कही गई है। अगला और अगले जो हैं उन्हें हम अगले अभिलेखों की देखते हैं। जैसे तीसरा जो शिलालेख है उसमें बोला गया है राजयुक्त प्रदेशक 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और इनसे बोला गया था कि ये 5 साल में जनता के बीच में भ्रमण करें और जानकारी प्राप्त करें कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। ये तीसरे अभिलेख में लिखा गया है। अभिलेख या शिलालेख बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद में चौथे शिलालेख में लिखा गया है बेरी घोष के स्थान पर धर्मघोष को अपनाया जाए, यानी युद्ध की नीति के को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाया जाए। ये चौथे अभिलेख में कहा गया है। पांचवें अभिलेख में बोला गया है कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जाए जिससे अपने धर्म को फैलाया जाए। अगला छठवें में बोला गया है कि जनता को किसी भी समय मिलने की अनुमति दी गई थी, यानी जनता किसी भी समय पर राजा से यानी अशोक से मिल सकती थी और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकती थी। अगला है सातवें में बोला गया है और ये सातवां सबसे बड़ा अभिलेख है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक के 14 अभिलेखों में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो सातवां सबसे बड़ा अभिलेख है। इसमें सभी धर्मों के बीच में समन्वय स्थापित करने के बारे में बातें कही गई हैं। और आठवां अभिलेख है उसमें धम्म यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि 10वें वर्ष यानी यानी जो राजा बने थे अशोक उसके 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष उनने निगाली सागर की निगाली सागर की यात्रा की थी और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो यह किया था 305 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो इसका सही आंसर है अशोक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद में क्या किया, तो भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और धम्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो इसका सही आंसर है पहला अभिलेख और 12वां अभिलेख। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब हमने 8 अभिलेख पहले बताए थे, उसके बाद में जो अभिलेख हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। जिसमें 9वां अभिलेख में बताया गया है कि इसमें सच्ची वेट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में उल्लेख किया गया है 9वें अभिलेख में। उसके बाद में 10वें अभिलेख में बताया गया है और राजा ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करेंगे। ये 10वें अभिलेख में बताया गया है। 11वें अभिलेख में बताया गया है कि ब्राह्मणों को ना तो सताया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो धर्म की व्याख्या करें और जनता को बताएं। ठीक है, ये 11वें अभिलेख में बताया गया। 12वें अभिलेख में बताया गया है कि जिस प्रकार से जनता को धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए पुरुष महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, उसी प्रकार से स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी और वो लोगों को धर्म के बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि सभी प्रकार के विचारों को सम्मान दिया जाएगा। और 13वां अभिलेख जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है या शिलालेख है, जिसमें बताया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। और 14वां जो शिलालेख है उसमें कहा गया है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन किए और उनके साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया। यदि आपको यह तरीका मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए अगर इसमें आप कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।